Dear students, myself Dr. Vandana Agarwal from Department of Computer Science, Raghunath Girls College. In this lecture video, we'll be discussing a co-curricular subject, Analytical Ability and Digital Awareness. Now this course is common for BA, BSc, BCom 5th semester students. 4 units हैं इस कोर्स के अंदर. 3rd यूनिट हम डिस्कस करेंगे इसमें, दैट इज अबाउट कंप्यूटर बेसिक्स. कंटेंट ऑफ दिस यूनिट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यूजेस हैं. फिर हम बात करेंगे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर. सो वन बाय वन विल बी डिस्कसिंग दीज टॉपिक्स इन दिस वीडियो. तो डेफिनेशन मीन्स कंप्यूटर क्या चीज़ है. कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू आप कैलकुलेट करते हैं. तो खाली कैलकुलेशन ही, इससे ज़्यादा आप बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें, कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एक इनपुट आपकी रिसीव करता है. इनपुट मीन्स जो भी आप कैलकुलेशन जिस डेटा पे परफॉर्म करना चाहते हैं, यू कैन गिव दैट डेटा. उसको आप स्टोर कर सकते हैं, उसकी जिसकी वो प्रोसेसिंग करेगा. तो इसलिए हम कई बार कहते हैं दैट कंप्यूटर इज़ अ डेटा प्रोसेसिंग मशीन. जो भी आप इनपुट देंगे वो उसको स्टोर करेगा, उस पर प्रोसेसिंग करेगा, एंड देन यू विल गेट द रिजल्ट्स. जो आपने इनपुट किया है उसके अकॉर्डिंग ये आपको जिस भी फॉर्मेट में आप चाहते हैं वैसी आपको आउटपुट ये देता है. क्या इसकी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से अब हर जगह हम कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं? तो लेट्स डिस्कस देम. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पीड. Typically, a computer can carry out 3 to 4 million instructions per second. 1 सेकेंड में ही ये इतनी देखिए कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकता है. एक्यूरेट मशीन है ये. जो भी आपने इसको डेटा दिया है उस पर ये बिल्कुल सही कैलकुलेशन आपको परफॉर्म करके बताएगा. रिलायबल है, कोई भी आपकी इसमें गलत कैलकुलेशन नहीं आएगी. दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द इनपुट. अगर आप इनपुट ही गलत करेंगे तो आपका आउटपुट सही नहीं आएगा. वर्सेटाइल मशीन है, मींस कि आप एक ही कंप्यूटर पे काफ़ी तरह के काम कर सकते हैं. मान लीजिए आपको टैली में काम करना है, या सपोज आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करना चाह रहे हो, या गेम्स ही खेलना चाह रहे हो. सो फॉर दैट ऐसा नहीं कि आपको अलग अलग कंप्यूटर लेने पड़ेंगे. आपके पास जो भी आप टास्क करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर होता है, वो आपके पास है, तो सेम मशीन को आप डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं. तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि कैसी मशीन है ये, वर्सेटाइल मशीन है. स्टोरेज, अगर आप देखें तो इसमें स्टोरेज बहुत ज़्यादा है. फाइल्स में स्टोर करते हैं. अगर आप पेपर पे स्टोर करेंगे फिर आपको उसके लिए स्पेस चाहिए होगी. बड़े बड़े आपको रूम्स में भी रेडी करने पड़ेंगे. प्लस आपका पेपर क्या होगा, येलो पड़ जाएगा, तो उसका मेंटेनेंस उतना इजी नहीं है. जबकि आप एक कंप्यूटर आपकी जगह भी उतनी नहीं लेता है, और प्लस इसकी जो कैपेसिटी है स्टोर करने की वो टेराबाइट्स में है. तो जब ये यूनिट्स हम पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे कि ये इसकी मेमोरी के यूनिट्स क्या क्या होते हैं. तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि मेन 2 रीज़न है जिसकी वजह से कंप्यूटर यूज हो रहा है. एक तो इसकी स्पीड और एक इसकी स्टोरेज कैपेसिटी. एडवांटेजेस हमने देखे कि इसमें रिपीटेटिव टास्क भी हम कर सकते हैं. जैसे हम तो बार बार कोई काम करने में हम थक जाएंगे, बट कंप्यूटर कभी भी नहीं थकता. जितनी देर चाहे हम इस पे काम कर सकते हैं. अ ह्यूमन बीइंग कैन गेट टायर्ड बट नॉट अ कंप्यूटर. डिसएडवांटेज, मेनली एक ही डिसएडवांटेज है, दैट कंप्यूटर हैव नो इंटेलिजेंस, कि इसमें अपनी कोई बुद्धि नहीं होती है ना. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने सुना होगा. अब जो एआई फील्ड है वो कहाँ पर वर्क कर रहा है, वो यही वर्क कर रहा है कि कंप्यूटर में डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी भी हो. तो दैट हमें लगता है, एक फील होता है कि दैट कंप्यूटर इज टेकिंग अप डिसीजंस, बट उसको इस तरह से प्रोग्राम किया गया है. सो इट इज मेयरली अ मशीन. जो कुछ भी इंटेलिजेंस है वो ह्यूमन बीइंग की है. जैसा हम प्रोग्राम करते हैं उसी हिसाब से कंप्यूटर वर्क करता है. तो आप कह सकते हैं दैट इट हैज नो इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन. यूजेस की बात करें तो शायद ही कोई फील्ड ऐसी है जहां पर कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं होता. आप इस पिक्चर में भी देखेंगे, एवरीवेयर वी आर यूजिंग कंप्यूटर. तो कोई चीज़ इतना ज़्यादा यूज में है तो क्यों है?
बेसिकली वही जो हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे कि एक तो हर जगह इसमें स्पीड से, हम इतनी स्पीड से कैलकुलेशन नहीं कर सकते जिस स्पीड से कैलकुलेशन एक कंप्यूटर परफॉर्म करता है। तो चाहे वो ट्रेड हो, अगर हम इसकी फुल फॉर्म भी देखें, कंप्यूटर मीन्स कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर ट्रेड, टी से बना हमारा ट्रेड, ई मीन्स एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ये तीनों वर्ड्स ही देखा जाए तो सारी फील्ड्स कवर अप कर लेते हैं कि आप इसको व्यापार में, एजुकेशन में, रिसर्च एरिया में, एवरीवेयर यू कैन यूज दिस मशीन। नाउ हाउ दिस कंप्यूटर वर्क, तो इसका हम समझेंगे इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट मॉडल। कंप्यूटर इनपुट इज कॉल्ड डेटा and the output obtained after processing it based on the user instruction is called information। तो एक तरह से देखा जाए तो डेटा प्रोसेस होने के बाद क्या बन जाता है, इंफॉर्मेशन। जो भी हमने इनपुट किया वो एक रॉ डेटा है और उसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में लाने का काम करता है कंप्यूटर। whatever you are giving that is being processed and then you finally get the result। प्रोसेसिंग होती है और आप नीचे देख रहे हैं इस फिगर में स्टोरेज भी है कि जो इनपुट आप करेंगे दैट इज ऑल्सो स्टोर्ड और जो रिजल्ट आएगा वो भी मेमोरी स्टोर करेगी और फिर उसको अकॉर्डिंगली आउटपुट यूनिट को सेंड करेगी। तो दिस इज द बेसिक वर्किंग मॉडल फॉर द कंप्यूटर। इनपुट, देन इनपुट इज बीन प्रोसेस्ड एंड देन यू फाइनली गेट द रिजल्ट। अगर हम इसका ब्लॉक डायग्राम समझें तो ब्लॉक डायग्राम में देखिएगा इनपुट यूनिट से किस में आया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दिस सीपीयू मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नाउ फर्दर दिस यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 3 यूनिट्स, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसको आप ALU भी बोलते हैं, एंड फाइनली द मेमोरी यूनिट। तो वन बाय वन अगर हम समझें कि इन यूनिट्स का काम क्या है। इनपुट आप समझ ही चुके हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, ये इनपुट डिवाइस आप यूज करके इस प्रोसेसिंग यूनिट को कुछ इनपुट भेजेंगे। जो भी उसमें कैलकुलेशन होगी दैट विल बी परफॉर्म्ड बाय द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक मतलब जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, जो भी उसमें इस तरह के आपको कैलकुलेशन करने हैं। लॉजिक यूनिट मीन्स लॉजिकल, जैसे कि आपने कहा समथिंग इज ट्रू और फॉल्स, येस और नो के जो डिसीजंस हैं उसको हम कंसिडर करते हैं एज लॉजिकल स्टेटमेंट। तो जो भी आपके ये इस तरह के परफॉर्मेंस है वो कैलकुलेशंस को ALU परफॉर्म करेगा। मेमोरी यूनिट का काम होता है स्टोर करना, चाहे वो इनपुट है या आउटपुट है। नाउ वन यूनिट यू आर सीइंग हियर दैट इज द कंट्रोल यूनिट। तो ये एक फिजिकल यूनिट नहीं होती, एक फ्लो लाइंस आप समझ सकते हैं जो क्या करता है कि जो भी आपका इनपुट आया वो कैसे मेमोरी में जाएगा, कैसे ALU में जाएगा, किस तरह से रिजल्ट्स आएंगे और वो रिजल्ट कैसे आउटपुट यूनिट में ट्रांसफर होंगे। दिस ऑल फंक्शनिंग ऑफ द CPU इज बीन कंट्रोल्ड बाय द कंट्रोल यूनिट। सो दिस is also termed as the block diagram or the basic parts of the computer. So one by one I have already discussed this units. Input, then output unit है, central processing है जिसमें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम हो गया, इसको हम ब्रेन भी कह सकते हैं कंप्यूटर का। तो ऑपरेशंस जो परफॉर्म होते हैं अर्थमेटिक के, लॉजिक के, वो ये ALU परफॉर्म करेगा। मेमोरी का काम स्टोर करने का है। मेमोरी भी दो तरह से होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये जो आपने कंप्यूटर का पार्ट पढ़ रहे हैं मेमोरी, ये हमारी कैसी मेमोरी होती है, प्राइमरी। फर्दर इसके भी पार्ट्स होते हैं, नेक्स्ट स्लाइड्स में हम इनको डिस्कस करते हैं। मेमोरी इज रिक्वायर्ड इन कंप्यूटर्स टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। तो इसको हम कहते हैं ग्रुप ऑफ बिट्स। एक्चुअली जो आपका डेटा स्टोर होता है वो बिट्स की फॉर्म में स्टोर होता है। नाउ दिस बिट्स मीन्स बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी का मतलब होता है 2। तो जो पूरी वर्किंग है कंप्यूटर की वो 2 डिजिट्स पर बेस्ड है। क्या है वो 2 डिजिट्स? 0 एंड 1। तो 0 मीन्स ऑफ एंड 1 मीन्स ऑन। तो जो भी आपके कंप्यूटर में आप काम करते हैं वो सारा का सारा हार्डवेयर में बिट्स की फॉर्म में जाता है और फिर ये वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। जैसे बिट बाय बिट कंबाइन होगा, बाइट बनाएगा, देन बाइट्स कंबाइन होंगे, कंप्यूटर वर्ड्स बनेंगे। तो ये आपका प्राइमरी मेमोरी है। सेकेंडरी है जैसे आपका पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया। क्योंकि प्राइमरी मेमोरी इतनी वास्ट नहीं होती, जो हमारा डेटा स्टोर करना है हमें, वी हैव अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, जो सारा का सारा प्राइमरी में नहीं आ सकता।
प्लस ये एक्सपेंसिव भी बहुत होती है, तो दैट इज़ वाई वी नीड सेकेंडरी स्टोरेज। तो प्राइमरी मेमोरी अगर हम देखें तो प्राइमरी मेमोरी क्या है, इट इज़ असेस्ड डायरेक्टली बाय द प्रोसेसर, कि प्रोसेसर जो भी डेटा देखता है वो प्राइमरी मेमोरी में देखता है, एंड इट इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी। Here we are talking about the types of primary memory, RAM and ROM. RAM is random access memory. Randomly जिसको आप एक्सेस करते हैं, और we call it as read and write memory. जो भी आप डेटा दे रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, वो किस में जाता है, रैम मेमोरी में जाता है। रैम कैसा है, वॉलेटाइल नेचर की होती है, मीन्स जितनी देर आप काम कर रहे हैं आपका ये रैम में जा रहा है। लाइट चली जाएगी तो क्या होगा, पावर ऑफ होते ही जो भी आपका डेटा था वो सारा डेटा भी लॉस हो जाएगा, बिकॉज रैम इज टेम्परेरी इन नेचर। दैट इज वाई वी नीड सम सेकेंडरी स्टोरेज। इसीलिए आप क्या करते हो, जब भी आप कोई अपना काम करते हैं तो फर्स्ट यू सेव इट बिफोर शटिंग डाउन द कंप्यूटर, यू सेव योर वर्क। वो जो सेव होता है वर्क, वो कहाँ जाता है, जनरली आप हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करते हैं, या आप अलग से कोई CD में स्टोर करते हो, और यू यूज अ पेन ड्राइव। तो रैम में जो काम करा जाता है वो सारा का सारा वॉलेटाइल नेचर का होता है। जो दूसरी काइंड की मेमोरी है हमारे पास, वो होती है रोम मेमोरी, जिसकी फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। ये MCQ में आपसे पूछे जाते हैं, इनकी फुल फॉर्म्स क्या है, रैम कैसे नेचर का होता है, तो यू हैव टू टेल ये वॉलेटाइल होता है, मतलब अस्थिर होता है, इसमें जो डेटा होता है वो लॉस्ट हो जाता है। जबकि रोम क्या है, आपका परमानेंट नेचर का होता है। तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह है, जो आप चाहते हैं फाइल्स हमेशा ही यूज करना, तो वो हम कहाँ पे स्टोर करते हैं, रोम मेमोरी पे। अलग एक काइंड की मेमोरी है कैश मेमोरी, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं कैश। कैश मेमोरी क्या है कि जो भी डेटा आपका फ्रीक्वेंटली यूज होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको प्रोसेसर जो ढूंढता है आपके डेटा को, वो कैश मेमोरी में चेक करता है। तो कैश मेमोरी से उसको इजीली डेटा जहाँ से मिल जाता है वहाँ से वो एक्सेस करता है, तो एग्जीक्यूशन फास्ट होता है। तो स्मॉल पीस, इट इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ हाई स्पीड वॉलेटाइल मेमोरी है अवेलेबल टू द प्रोसेसर फॉर द फास्ट प्रोसेसिंग। कैश मेमोरी इज मेड ऑफ फास्ट स्पीड SRAM। SRAM होता है हमारा स्टैटिक रैम्स। तो रैम्स की भी काइंड होती हैं, स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम, मीन्स SRAM एंड DRAM। तो यहाँ आपकी ये फास्टेस्ट मेमोरी की फ्रीक्वेंटली जो डेटा आपको बार बार जरूरत होती है, उस डेटा को हम कहाँ रखते हैं, कैश मेमोरी में, ताकि आपका जो प्रोसेसर है वो वहाँ से ही उसको चेक कर ले। तो अगर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर पढ़ें मेमोरी का, तो मेमोरी हमारी दो तरह की हो गई, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अंडर प्राइमरी वी हैव रैम एंड रोम। सेकेंडरी मेमोरी में आप CD में रख सकते हैं, DVD में रख सकते हैं डेटा। अगेन यू हैव फ्लॉपी डिस्क, जो अब यूज नहीं होते हैं। अर्लियर वी यूज फ्लॉपीज ऑल्सो, बट नाउ इट इज ऑब्सोलीट, अब ये यूज नहीं होते। और जो यूज में है हमारे, दैट इज हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है, इंटरनल होती है कंप्यूटर के, बट वी हैव द फैसिलिटी कि अब आपके पास एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आती हैं कि आप एक डेटा का बैकअप रखना चाहते हैं तो आप अलग से भी हार्ड डिस्क यूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में कि 1 बाइट मीन्स हाउ मेनी बिट्स, तो आप कहोगे 8 बिट्स का, या स्मॉलेस्ट यूनिट पूछ लेते हैं मेमोरी की, तो स्मॉलेस्ट यूनिट आप बताएंगे, स्मॉलेस्ट यूनिट बिट होती है। रिप्रेजेंट कैसे करता है कंप्यूटर, किलोबाइट्स में करता है। अगर हम इनका कन्वर्जन देखें तो 1 किलोबाइट मीन्स 1024 बाइट्स। जैसे आप बोलते हो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, ऐसे ही आपका यहाँ पर आ जाता है 1 किलोबाइट इक्वल टू 1024 बाइट्स। अब ये 1000 में क्यों नहीं है, 1024 ही क्यों है, ये लेता है 2 की पावर 10। 2 लेता है किस लिए, क्योंकि इसमें बिट्स पर ये परफॉर्म हो रहा है, बाइनरी डिजिट है, तो 2 बेस रहता है इनका, और पावर हो गई 10। तो अगर हम 2 रेज़्ड टू पावर 10 देखेंगे तो इट कम्स टू बी 1024। तो ये आपके हायर यूनिट्स हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं 1 मेगाबाइट में कितने बाइट्स हैं या कितने किलोबाइट्स हैं। GB मतलब गीगाबाइट्स, TB मतलब टेराबाइट्स। तो जैसे से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं ये हमारा कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी। जैसे लास्ट आपका जैसे दिया है मैंने ज़ेटाबाइट, PB मीन्स पेटाबाइट, तो 1 ज़ेटाबाइट इक्वल टू 1024 पेटाबाइट्स। नेक्स्ट कम्स द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। अगर आप टाइप्स पढ़ें तो हमारे पास एनालॉग काइंड के कंप्यूटर्स होते हैं जो कि सिग्नल्स पे वर्क करते हैं। डिजिटल काइंड है काउंटिंग, जैसे जो हम सब कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं, दे आर ऑल डिजिटल काइंड ऑफ कंप्यूटर्स।
जो काउंटिंग पर बेस्ड हैं, जिसे हमने लिया अभी कि जो मशीन लैंग्वेज है दैट इज अ लैंग्वेज ऑफ 0 and 1, तो जो काउंटिंग पर बेस्ड हैं। हाइब्रिड मीन्स जैसे आप मॉडेम यूज करते हो, मॉडेम का काम क्या होता है, आपके जो डिजिटल सिग्नल्स हैं उनको एनालॉग में कन्वर्ट करता है, एनालॉग को वापस वो डिजिटल में चेंज करता है। तो जहां दोनों तरह की चीज यूज हो रही है वो हो गया हमारा हाइब्रिड, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल। तो एनालॉग में क्या है, सिग्नल्स हैं या मेजरमेंट्स हैं, जबकि डिजिटल में क्या होती है, काउंटिंग होती है। तो बेस्ड ऑन डिजिटल वी हैव अनदर काइंड्स ऑफ कंप्यूटर, दीज आर ऑल द काइंड्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स। साइज में देखें तो माइक्रो कंप्यूटर स्मॉलेस्ट साइज के होते हैं, उनसे थोड़े बड़े मिनी कंप्यूटर्स, देन मेन फ्रेम, और लास्ट में हमारे सबसे बड़े हो जाते हैं सुपर कंप्यूटर्स। तो ये साइज में भी ग्रो करते जाते हैं, प्लस इनकी जो कैपेसिटी है या जो इसकी स्पीड है, पावर है, वो ज्यादा है। सुपर कंप्यूटर्स की पावर सबसे ज्यादा होती है। माइक्रो कंप्यूटर में क्या है, सिंगल यूजर एंड सिंगल प्रोसेसर। कैसा स्ट्रक्चर है ये, जिसमें एट अ टाइम एक ही पर्सन काम करता है और एक ही प्रोसेसर होता है। तो जो हम कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, दोज कंप्यूटर्स दे आर ऑल माइक्रो कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स मल्टी यूजर, मतलब प्रोसेसर तो एक ही है बट हर किसी के पास क्या होगा, एक अपना अलग टर्मिनल होगा, मतलब इनपुट का डिवाइस होगा और आउटपुट डिवाइस होगा। सभी को ये फील आता है कि वो एक सिंगल कंप्यूटर यूज कर रहा है, क्योंकि प्रोसेसर की स्पीड इतनी ज्यादा है कि हर किसी को ये लगता है कि वो कहीं भी रुके बगैर उसी के रिजल्ट्स परफॉर्म कर रहा है। तो मिनी कंप्यूटर्स में टर्मिनल एक से ज्यादा हो सकते हैं, यानी कि यूजर एक से ज्यादा हो सकते हैं। लेट्स से 10 to 100 यूजर्स वी कैन अटैच और वी कैन हैव दिस मेनी टर्मिनल्स इन अ मिनी कंप्यूटर। अगर हम मेन फ्रेम को देखें तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज होते हैं। मल्टी यूजर्स हैं, मतलब इतने यूजर्स हैं जो कि लाइक अगर हम कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 100 टर्मिनल्स या 100 यूजर्स हमने अटैच किए मिनी कंप्यूटर में, तो मे बी 1000 तक के हमने मेन फ्रेम में जोड़े। तो अब यहाँ पर अगर एक ही प्रोसेसर इन सबके रिजल्ट्स देगा तो स्पीड कम हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर प्रोसेसर भी एक से ज्यादा होता है, मल्टी यूजर एंड मल्टी प्रोसेसर, है ना। को प्रोसेसर्स होते हैं जो आपके सीपीयू की परफॉर्मेंस को बनाए रखते हैं और वो सभी यूजर्स का रिजल्ट दे सकता है। सुपर कंप्यूटर्स जो आपके साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स हैं, जहाँ पर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं, इसरो है, नासा है, यहाँ पर जो कंप्यूटर्स हैं दे आर ऑल सुपर कंप्यूटर्स। सो साइंटिफिक रिसर्च एरियाज में सुपर कंप्यूटर्स का यूज होता है। लाइक वन एग्जाम्पल आई हैव कोटेड हियर, रोबोटिक्स, जो रोबो हैं दे आर द काइंड ऑफ सुपर कंप्यूटर्स। देन आपका जो कंप्यूटर है इसमें बेसिकली 2 टर्म्स यूज होती हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो मशीनरी पार्ट है उसको हम हार्डवेयर कहते हैं और जो सॉफ्टवेयर है वो क्या हो जाता है, आपका कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। तो सेट ऑफ कंप्यूटर्स जो आप काम कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर में आ गया, और जिस मशीन को आप यूज कर रहे हैं जैसे कि आपका कीबोर्ड है या आपने कहा हमारे पास माउस है या हमारे सर्किट्स हैं, दे आर ऑल हार्डवेयर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हार्डवेयर, ये भी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है कि किस जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर यूज होता था, उसकी क्या टेक्नोलॉजी थी। जैसे जो कंप्यूटर हम आज यूज कर रहे हैं, तो ये कंप्यूटर जो हमारे पास आज है स्टार्टिंग से यही कंप्यूटर नहीं था, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता चला गया। तो देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में क्या टेक्नोलॉजी थी। फर्स्ट जनरेशन के अगर हम की फीचर्स देखें तो ये पहला एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था जो कि मेमोरी होल्ड कर सकता था। अगर हम फर्स्ट कंप्यूटर का नाम देखें तो ENIAC, जैसे लास्ट में इसमें पॉइंट देखिए, यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और ENIAC होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये जो ENIAC था ये हमारा फर्स्ट कंप्यूटर था, और इसमें क्या था कि ये बड़े बड़े हॉल में, अभी तो हम एक छोटे से टेबल पे, इवन आपके मोबाइल फोन्स हैं आप पॉकेट में रख लेते हैं, है ना। तो पहले ये जो था कंप्यूटर इतने स्मॉल साइज के नहीं थे, ना उसमें इतनी ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी थी, बट बहुत बड़े बड़े हॉल्स में ये कंप्यूटर अरेंज होता था। तो ये बड़ा साइज किस वजह से था, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी थी वो क्या थी, वैक्यूम ट्यूब्स। तो अगर आपसे पूछते हैं कि फर्स्ट जनरेशन किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थे, तो आप बताएंगे वैक्यूम ट्यूब्स बेस्ड थे,
क्या इनका डिसएडवांटेज था? ये बहुत लार्ज होते थे साइज में, मीन्स दे आर टू बल्कि। वैक्यूम ट्यूब्स जो हैं बर्न हो जाती थी, तो लगातार आप इस पे काम भी नहीं कर सकते थे। जैसे आजकल तो कंप्यूटर्स कैसे हैं, इंटेलिजेंट हैं, आप थक जाते हैं काम करते करते, बट कंप्यूटर नहीं थकता है। तो इनमें मेंटेनेंस की प्रॉब्लम थी और इसको कूल डाउन करने के लिए हमें फ्रीक्वेंटली शट डाउन करना पड़ता था, ताकि जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं ये हीट अप ना हो जाएं और बर्न ना हो जाएं। तो ये कुछ कमियां थी फर्स्ट जनरेशन में। तो उसके बाद सेकेंड जनरेशन आया, वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया ट्रांजिस्टर्स ने। ट्रांजिस्टर्स आने से साइज भी छोटा हो गया और थोड़ी स्पीड भी बढ़ गई। तो इन कंपैरिजन टू फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स बेटर थे। थर्ड जनरेशन में आ गया इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट आने से क्या हुआ कि आप बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को एक सर्किट पर अरेंज कर सकते थे। ऐसा करने से क्या हुआ, ऑब्वियसली कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया और साथ साथ क्या हो गया, स्पीड बढ़ गई। तो जैसे जैसे हम फर्स्ट जनरेशन से फिफ्थ जनरेशन की तरफ आएंगे, स्पीड कंप्यूटर की बढ़ती जाएगी, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती जाएगी और कंप्यूटर का साइज छोटा होता चला जाएगा। फोर्थ जनरेशन जो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, दे आर ऑल माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड। अब ये माइक्रो प्रोसेसर क्या है, इसमें क्या हुआ कि सारी की सारी जो आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो मदरबोर्ड आपने टर्म सुना होगा, तो ये सारा एक ही चिप पर आ गया है ना। पूरा एक सिलिकॉन मेटल होता है, सिलिकॉन चिप पर आपने पूरा का पूरा सीपीयू अरेंज कर दिया, जिसको हमने बोला माइक्रो प्रोसेसर। तो आजकल के जो कंप्यूटर्स हम यूज कर रहे हैं फोर्थ जनरेशन वाले, वो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड हैं। फिफ्थ जनरेशन कहाँ वर्क कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरिया में। यहाँ पर क्या हो गया, आपका नॉलेज प्रोसेसर आ गए कि यहाँ पर क्या लैकिंग था कि जैसे अब आप स्मार्टफोन्स यूज करते हैं, वो आपकी वॉइस भी रिकॉग्नाइज करता है, हम टाइप भी कर सकते हैं, नेचुरल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो इस एरिया में सारी ये रिसर्च चल रही है। वर्चुअल रियलिटी की हम बात करते हैं तो हमें ऐसी फीलिंग आती है जैसे आप 3D 5D मूवीज देखते हैं, वहाँ क्या लगता है आपको कि सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं। तो आपके वर्चुअल लैब्स होते हैं, डिजिटल लाइब्रेरीज हैं, दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, जहां पर हमें लगता है कि कंप्यूटर क्या है, डिसीजन मेकिंग कर रहा है। देन यू आर ऑल फेमिलियर विद डिवाइसेस। इनपुट के डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू आप कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। कॉमनली यूज आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर है, दीज आर ऑल इनपुट डिवाइस। तो फ्यू पिक्चर्स आई हैव गिवन फॉर द आउटपुट डिवाइसेस ऑल्सो, वी हैव मैनी। ये नहीं है कि खाली यही होते हैं, आपके पास आउटपुट के सो मेनी डिवाइसेस आर देयर। प्रोजेक्टर आ गया, स्पीकर्स हैं आपके पास, प्रिंटर हैं, हार्ड कॉपी के लिए प्रिंटर यूज करते हैं, सॉफ्ट कॉपी के लिए आपके पास मॉनिटर है। साथ साथ आपके पास स्पीच रिकॉग्नाइजर्स भी होते हैं, जिसमें आपको कंप्यूटर बोल के आउटपुट आपकी बताता है। इसी तरह से प्लॉटर्स भी होते हैं, आर्किटेक्ट यूज करते हैं, तो प्लॉटर इज एन अदर काइंड ऑफ आउटपुट डिवाइस। स्टोरेज जो कि आपके इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए यूज हो सकते हैं। स्टोरेज करने के लिए आपके पास हार्ड डिस्क हो गई, डीवीडी सीडी हो गई। सीडी डीवीडी का क्या डिफरेंस है, कम से कम लगभग 7 या 10 गुना ज्यादा जो डेटा है वो डीवीडी में आता है ना। सीडी से ज्यादा डेटा हम डीवीडी में स्टोर कर सकते हैं। तो अभी हमारे ज्यादातर जो कंप्यूटर्स हैं उसमें डीवीडी राइटर लगा होता है, पहले क्या था, सीडी राइटर। तो जो डीवीडी राइटर है उसमें आप सीडी डीवीडी दोनों चला सकते हो, पर अगर आपके कंप्यूटर में सीडी राइटर है तो ऑब्वियसली आप डीवीडी उस पर रन नहीं कर सकते हो। बाकी तो अब ये सीडी डीवीडी का भी मेंटेनेंस ज़्यादा होता है, सोफिस्टिकेटेड होती हैं, तो अब ज़्यादातर आप एज अ सेकेंडरी स्टोरेज क्या यूज़ करते हैं, पेन ड्राइव को यूज़ करते हैं। बाकी स्टोरेज के लिए तो अब हम सेकेंडरी स्टोरेज पे इतना डिपेंडेंट नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड्स यूज़ करते हैं कि आपका, या गूगल ड्राइव्स यूज़ कर लेते हैं, तो वहाँ पर आपका डेटा जो है वो सिक्योर रहता है, इंटरनेट बेस्ड आपका वहाँ पर ये डेटा रहता है। सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। जो सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं वो है हमारे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, जिसके बिना आपका कंप्यूटर रन नहीं होता, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसमें लैंग्वेज प्रोसेसर्स आ जाते हैं, असेंबलर्स हैं, इंटरप्रेटर्स हैं, कंपाइलर्स हैं, दीज आर ऑल काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है
जिसमें जो आप काम करते हो, लाइक MS ऑफिस है, आप वर्ड करते हो, एक्सेल करते हो, टैली रन करते हो, दीज आर ऑल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स. सो टेकिंग अप विद द ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा समझिए कि ये जो इंटरफेस की तरह वर्क करता है, आपके प्रोग्राम्स को हार्डवेयर से कनेक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. या जो भी वर्किंग है कंप्यूटर की, दैट इज ऑल डन यूजिंग दिस ऑपरेटिंग सिस्टम. जो भी वर्किंग मतलब आप फाइल क्रिएट कर रहे हो, सेव कर रहे हो, कोई पासवर्ड दे रहे हो, या आप आउटपुट प्रिंटर को भेज रहे हो, या आप स्क्रीन पे विजुलाइज कर रहे हो. सो वट एवर यू आर डूइंग, जो भी आपके प्रोग्राम्स हैं, वो सारा का सारा जो है फंक्शनिंग है, दैट इज डन थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम. तो अगर आप इस डायग्राम में देखिए तो आप यूजर हैं, आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को जो हार्डवेयर तक पहुंचा रहा है वो कौन पहुंचा रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम. So we can say operating system is the interface between hardware and your application programs. चाहे वो मेमोरी मैनेजमेंट है, या वो डिवाइस का मैनेजमेंट है, या सिक्योरिटी है, एवरीथिंग है ना. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये सारा का सारा जो आप यूज कर रहे हैं, उसमें जो बीच में रोल रहता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का. जैसे कि आप यूज करते हैं विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. या आप कहते हैं जब तक आपकी स्क्रीन पर डेस्कटॉप नहीं आ जाता तब तक आप कोई भी काम नहीं कर पाते. इट मीन्स डेस्कटॉप के आने का मतलब क्या हो गया कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, वो मेमोरी में लोड हो गया. दैट मीन्स नाउ योर कंप्यूटर इज रेडी टू फंक्शन. एप्लीकेशन प्रोग्राम्स देखें तो ओपन और क्लोज्ड दोनों तरह के प्रोग्राम्स होते हैं. ओपन सोर्स का मतलब क्या हो जाता है? जो फ्रीली आप डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से, है ना. क्लोज्ड कौन से हैं? जिसको किसी कंपनी ने बनाया है, या उस पर प्रोप्राइटरी या कॉपीराइट इश्यू आएगा, या यू हैव टू परचेज दैट सॉफ्टवेयर. और जो फ्रीली डाउनलोड हो जाते हैं, जैसे पाइथन है या लिब्रे ऑफिस है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके ओपन सोर्स के. इसमें हम चेंजेस करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन के साथ भी हम इन रेडिली अवेलेबल जो सॉफ्टवेयर हैं उनको यूज कर सकते हैं. सो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है? वॉज इंट्रोड्यूस बाय माइक्रोसॉफ्ट. ये माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है बिल गेट्स की, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इसको. सबसे ज्यादा अब हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं GUI बेस्ड है, मतलब ग्राफिक यूजर इंटरफेस. पहले जो सॉफ्टवेयर थे जैसे कि डॉस था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, या यूनिक्स है, तो ये किस तरह के हैं? CUI हैं. मतलब आपको इन ऑपरेटिंग सिस्टम पे कैसे काम करते हैं, यू हैव टू बी फेमिलियर विद ईच एंड एवरी कमांड. कि कॉपी करना है तो आपको पता होना चाहिए कि कॉपी की कमांड होती है, रीनेम लिखना है तो उसके लिए REN करके कमांड है. जबकि जो आपका GUI होता है कैसा है? यूजर फ्रेंडली है. आपको डिटेल में इसकी नॉलेज नहीं चाहिए. स्क्रीन पे लिखा रहा है कॉपी, आप उसको सिंपली क्लिक करिए एंड योर फाइल विल गेट कॉपीड. तो यूजर फ्रेंडली है, मतलब आपको डीपर इसकी नॉलेज नहीं भी है तो ऑन स्क्रीन आप विजुअलाइज करके सिंपली माउस क्लिक के थ्रू आप इस पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर सकते हैं. डिलीट का बटन दबाया और आपकी फाइल डिलीट हो गई. रीनेम, आपने रीनेम के लिए ऑप्शन को क्लिक किया और आपकी फाइल रीनेम हो गई. कंट्रोल पैनल है, ये सारे फीचर्स आप जानते हैं. थोड़ा सा इसको स्टडी करिएगा कि कंट्रोल पैनल है, किस तरह के प्रोग्राम्स इसके अंदर स्टोर होते हैं. देन आपके पास देखिए इसमें और आपके पास फाइल है, फाइल एक्सप्लोरर है, इंटरनेट ब्राउजर है. ये ब्राउजर है जिसके थ्रू आप, ये कैसा सॉफ्टवेयर होता है इंटरनेट ब्राउजर? जो जहां से आप सॉफ्टवेयर, जो आपका, अगर आपको इंटरनेट पे वर्क करना है तो देन यू शुड हैव अ सॉफ्टवेयर जिसको हम बोलते हैं ब्राउजर. तो ब्राउजर आपका, आप देखें गूगल क्रोम है, या आपका एज होता है, या नेटस्केप नेविगेटर हैं. ये सब कुछ आपके इंटरनेट को यूज करने के प्रोग्राम्स हैं. टास्क बार, स्टार्ट मेन्यू, जो भी आप विंडो बेस्ड एप्लीकेशंस देखोगे, ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो आपके हर विंडो बेस्ड एप्लीकेशन में आपको मिलेंगी, है ना. ये आप स्क्रीन से बहुत ज्यादा अच्छे से जानते हैं. जैसे लाइक एक क्लीनअप सॉफ्टवेयर क्या होगा? ये डिस्क क्लीनअप पे आपकी जितनी भी टेम्परेरी फाइल्स जो बन जाते हैं या अननेसेसरी फाइल्स हैं, या आप देखते हो जो आप फाइल्स डिलीट करते हो वो इसमें रिसाइकल बिन में जाती हैं. रिसाइकल क्या है? इसका एक तरह का डस्टबिन, कि कोई चीज नहीं चाहिए आप वो कहाँ डालते हो? डस्टबिन में. तो इस तरह से जो भी आप फाइल्स डिलीट करते हो वो किस में जाती हैं? रिसाइकल बिन में चली जाती हैं. और पर उन फाइल्स को भी आप रिकवर कर सकते हैं.
बट अगर आप उसको टेम्परेरी की जगह परमानेंटली ही अगर आप चाहते हो कि वो आपका स्टोरेज स्पेस फ्री कर दे, तब आपके पास एक यूटिलिटी होती है क्लीनअप की। तो ये क्लीनअप सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आपका रिसाइकिल बिन के डेटा को भी परमानेंटली डिलीट कर देगा, और जो बैकग्राउंड में टेम्परेरी फाइल्स बनती चली जाती हैं और जो अननेसेसरी आपके कंप्यूटर की स्पेस ले रही हैं, उन सबको भी ये डिलीट करता जाएगा। इस यूनिट में अब आपके पास 2 सॉफ्टवेयर्स और आते हैं। ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, बट यूनिट 3 आपका इसमें क्वेश्चंस आते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में से। तो लाइक यू आर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 5th सेमेस्टर, आपने सभी ने वर्ड में भी काम किया हुआ है ना। बहुत सारे बच्चे हैं जो जानते हैं वर्ड में क्या क्या चीज़ें हम करते हैं। एक तरह का क्या है, डॉक्यूमेंट बनाने का टाइप राइटर जैसे हमारे पास होता था। तो अगर हमें कुछ टाइप करना है, हमें कोई एप्लीकेशन टाइप करनी है, कोई लेटर टाइप करना है, या हम अपने नोट्स बनाना चाहते हैं, कोई बैनर तैयार करना चाह रहे हैं, रिज्यूम बनाना चाहते हैं, तो इस तरह के सब काम करने के लिए क्या है, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम बोलते हैं वर्ड। तो एक तरह का क्या है, ये वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम हुआ है ना। इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करिए, उनको मॉडिफाई करिए, कोई फॉर्मेटिंग कर सकते हैं ना, फास्ट टाइपिंग है, एडिटिंग कर सकते हो, स्टोर करते हो, है ना। फॉर्मेटिंग करना मतलब बोल्ड है, इटैलिक्स करना है, अंडरलाइन करना है, या हमें कुछ इमेजेस इंसर्ट करनी है। तो बहुत सारे फीचर्स हैं। हम ऑटोमेटिकली इसमें स्पेलिंग भी चेक कर सकते हैं, मेल मर्ज कर सकते हैं। मेल मर्ज फीचर क्या होता है कि आपको एक ही लेटर आप चाहते हो अलग अलग लोगों के पास चला जाए, तो टाइपराइटर में तो आप क्या करते हो, नेम एड्रेस अलग अलग लेटर्स हैं, सब टाइप करना पड़ेगा। यहाँ क्या करेंगे, जो कॉमन इन्फॉर्मेशन है वो एक फाइल में रहेगी, जो आपके नेम एड्रेसेस हैं वो अलग फाइल में बना लेंगे आप। और फिर इसके अंदर एक मेल मर्ज का फीचर होता है जो ऑटोमेटिकली दोनों फाइल्स को कंबाइन कर देता है। तो ये आपके फीचर्स हैं वर्ड प्रोसेसर के। देखिए इसका स्क्रीन कि क्या है फीचर्स में, दैट यू कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस ऑन योर डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या कर सकते हो, लाइक यू कैन क्रिएट, डिलीट, स्टाइलिंग करना है डॉक्यूमेंट का, मीन्स फॉर्मेटिंग करनी है ना, व्यू करना है कंटेंट, इस तरह के आप जानते हैं। ये फर्स्ट वाला टाइटल बार कहलाता है, जहाँ होम, इंसर्ट, ड्रैग ये लिखा हुआ है, ड्रॉ, डिज़ाइन, दिस इज मेन्यू बार। जहाँ ये कर्सर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका ये वाइट स्पेस, हेयर यू कैन टाइप इन। जैसे एक ग्रुप बना हुआ है तो एग्जाम में आपका MCQ में आ जाता है कि जैसे ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है, ये किस ग्रुप में होते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये फॉन्ट वाला ग्रुप है ना। बुलेट्स नंबरिंग हमारा पैराग्राफ वाला ग्रुप है। तो थोड़ा इसका आप प्रैक्टिकल देखिएगा, प्रैक्टिकल में स्क्रीन्स को देखिए कि कौन सा होम के अंदर क्या क्या आपके टैब्स हैं, इंसर्ट में जाते हैं तो क्या चीज़ आती है। देखिए फाइल मेन्यू है ना, नई फाइल बनानी है, ओपन करना है, क्लोज करना है, तो सब चीज़ इसमें लिखी हुई है, जस्ट यू हैव टू क्लिक। देखिए होम न्यू है, ओपन है, सेव एज, पेपर पे लेना है आपको, प्रिंटर लगाएंगे, प्रिंट पे जाएंगे तो आपकी फाइल प्रिंट हो जाएगी। क्लोज का मतलब क्या हो गया कि आपको इस फाइल में अभी काम नहीं करना है तो आप फाइल को यहाँ से क्लोज कर सकते हो। तो ऐसे आपके पास ये इंसर्ट का आ गया टैब। इंसर्ट में आप देखिए, इंसर्ट में ग्रुप में पेजेस हैं, टेबल, इलस्ट्रेशंस, है ना। तो वर्जन टू वर्जन थोड़े से आपके ऑप्शन जो होते हैं, जैसे लाइक अगर आप वर्ड 7 में काम कर रहे हो या आप 13 में जाएंगे या वर्ड के 19 वर्जन पे जाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा सा आगे के वर्जन में आपको चेंज मिलेगा। हायर नंबर का मतलब क्या होता है, किसी भी सॉफ्टवेयर में जो इसका मतलब अगर हायर नंबर है तो वो अपने जो कुछ आप उसके पुराने वर्जन में करते थे वो सब तो अवेलेबल है ही, बट साथ साथ उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी एड ऑन्स की तरह मिल जाते हैं। तो ये आपका वर्ड में आपका मेनली क्या है, एक वर्ड प्रोसेसर है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स टाइप करते हैं, उनको स्टाइल दे सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। पेज लेआउट पे जाते हैं तो आप लेआउट में क्या चेंज करेंगे, मार्जिन्स चेंज कर सकते हैं, है ना, जिस भी तरह से आप पेपर पे प्रिंट करना चाहते हैं, सो दैट यू कैन सेट। और इसमें क्या होता है कि आप उसको बिफोर द एक्चुअल प्रिंटिंग, पेपर पे लेने से पहले आप क्या कर सकते हो, उसको विजुअलाइज कर सकते हो। प्रिंट प्रीव्यू, प्रीव्यू के ऑप्शन में क्या है, वो कैसा दिखेगा, फाइनली आपका आउटपुट कैसा आ रहा है, पेपर पे आपका मैटर कैसा दिखेगा, वो आप सारा इसमें पहले देख सकते हो। और अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं तब फिर हम उसका एक पेपर पे प्रिंट आउट ले लेते हैं। तो इसमें डिफरेंट ये आपके पास ऑप्शंस हैं, है ना, पुल डाउन मेन्यूज हैं, हर एक
टैब के अंदर आप जाएंगे तो अलग अलग ग्रुप है, रिबन इंसर्ट का रिबन देखेंगे तो उसमें एक अलग तरह के आपको ग्रुप नजर आएंगे, है ना। लेआउट में जाएंगे तो अलग तरह के फीचर्स आएंगे। तो एग्जाम में आपको यही पूछा जा सकता है कि कौन सा, जैसे अब लेआउट है तो लेआउट में क्या ऑप्शंस हैं, या ओरिएंटेशन कितनी तरह का होता है, तो ओरिएंटेशन कैसे होता है, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है ना। दो तरह से हम पेपर पे प्रिंट आउट ले सकते हैं, या तो लैंडस्केप वे में कि जहां पर आपका राइट मार्जिन ज़्यादा है, राइट साइड का टेक्स्ट ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे, ओरिएंटेशन पेपर का बदल के क्या कर देंगे, सेलेक्ट कर लेंगे आप लैंडस्केप। और जनरली हम क्या यूज़ करते हैं, पोर्ट्रेट। दूसरा आपका सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जैसे वर्ड हमारा वर्ड प्रोसेसर है, एक्सेल कैसा है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, जहां डेटा आपका टेबुलर फॉर्म में है। मान लीजिए कोई मार्कशीट बनानी है, या अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जहां पर आपका डेटा रोज और कॉलम्स में होता है ना, टेबल्स की फॉर्म में होता है। तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सेल में भी आप देखेंगे काफ़ी कुछ, जो भी आप माइक्रोसॉफ्ट का अगर किसी एक उसमें आपने काम किया एप्लीकेशन में, तो बहुत सारी ऑप्शंस आपको सेम मिलेंगी। लाइक होम का बटन है तो सारे उसमें फाइल, ओपन, न्यू, क्लोज, ये सारे फीचर सेम होंगे। इंसर्ट में मिलेंगे, तो काफ़ी चीज़ें सिमिलर मिलेंगी और काफ़ी ऑप्शंस डिफरेंट होंगे। जैसे एक्सेल बेसिकली हम फार्मूला एंड फंक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। इसमें इनबिल्ट फार्मूला होता है, डेटा का उसमें आप टैब दिख रहा है आपको, फार्मूला है, डेटा है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, व्हाट इफ एनालिसिस कर सकते हैं कि अगर हमको ये टारगेट अचीव करना है तो हमें अपनी इनपुट में क्या चेंज करना होगा। एंड प्लस एक्सेल में ग्राफ की बहुत अच्छी फैसिलिटी है। आप डेटा पर ऑटोमेटिकली इसमें चार्ट्स बना सकते हैं, ग्राफ्स बना सकते हैं, एंड बहुत तरह के इसमें लाइक पाई चार्ट, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, तो इस तरह के आप सारे ऑप्शंस इसमें यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूला मतलब कि अगर हमें कुछ टोटल निकालना है, कुछ मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो आप फॉर्मूले टाइप भी कर सकते हो। और इसमें फंक्शंस की फैसिलिटी है कि इनबिल्ट फंक्शंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। देखिएगा, है ना, इसमें भी होम टैब है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, डेटा, फॉर्मूला, तो डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस हैं। अंडर दैट यू हैव मेनी अदर ऑप्शंस जिनको आप प्रैक्टिकली समझेंगे, और इन ऑप्शंस को आपको वो बेहतर आपको याद रहेंगी, माइंड में रहेंगी जब आप एक्सेल में प्रैक्टिकली कुछ काम करते हैं। एक एक्सेल में क्वेश्चन सेल रेफरेंसिंग पर भी आता है। सेल का मतलब हो गया द कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। जैसे आप देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक एग्जाम्पल लाइक B5, तो B5 एक सेल हुआ, B मतलब कॉलम, और कर्सर आपका कहाँ है, 5th रो में है और 2nd कॉलम में है, दैट इज B5। तो जिसमें कॉलम्स हैं वो आप रिप्रेजेंट करते हैं ABCD कॉलम्स, और 1 2 3 4 क्या होते हैं, रोज, और इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम और रो क्या कहलाता है, सेल। तो ये सेल जो रेफरेंसिंग है ये 3 तरह से है। इसमें क्या होता है आपका रिलेटिव सेल रेफरेंस क्या है कि जब आप कोई फॉर्मूला कॉपी करेंगे तो जब आप उसको ड्रैग करते हैं तो रिलेटिवली रो और कॉलम चेंज हो जाता है, कि आपने फॉर्मूला सिर्फ एक सेल में दिया और बाकी नीचे के सेल्स में आपने उसको क्या किया, सिर्फ ड्रैग कर दिया। तो इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली दूसरी जो वैल्यूज लिखी हुई है दूसरी रोज में या दूसरे कॉलम से वो चेंज हो जाएंगी। तो रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग मीन्स कि फॉर्मूला चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द कॉलम एंड रोज। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस ये कहाँ काम आता है कि आप चाहते हो कि रिलेटिवली चेंज ना हो, कोई ऐसी वैल्यू है जो फिक्स रखना चाहते हो कि हर एक रो कॉलम में वही वैल्यू कॉपी हो, रिलेटिवली चेंज ना हो। तो आप रो और कॉलम फिक्स करना चाहते हैं तो क्या पुट करते हैं हम, $, विल प्लेस अ $, बिफोर रो एंड कॉलम। तो ये दोनों ही फिक्स हो जाएंगे। मिक्स्ड का मतलब क्या हुआ कि आप चाहते हो कॉलम फिक्स करना तो कॉलम के आगे लगा दीजिए, अगर आप चाहते हैं रो फिक्स हो जाए तो आप रो के आगे लगा लीजिए। तो मिक्स्ड मीन्स जिसमें एक चीज चेंज करना चाहते हैं, मतलब या तो आप कॉलम या रो बदलना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप मिक्स्ड सेल रेफरेंस का यूज कर सकते हैं। तो 3 टाइप्स की सेल रेफरेंसिंग होती है एक्सेल में। रिलेटिव का मतलब जहां रो और कॉलम दोनों चेंज हो रहे हैं। एब्सोल्यूट जहां पर ना तो रो चेंज होगी ना कॉलम चेंज होगा, दोनों के आगे आपने $, लगा दिया। और मिक्स्ड का मतलब या तो आपने $, रो के आगे लगाया या आपने कॉलम के आगे लगाया।
फंक्शंस लाइक सम, एवरेज, ये सारे हमारे एक्सेल के इनबिल्ट फंक्शंस हैं, जिसमें आप सिंपली इन पर क्लिक करेंगे तो आपको रिजल्ट इनमें मिल जाएगा। आपको सम करने की जरूरत नहीं है कि आप मैनुअल सम कर रहे हैं या फॉर्मूला बार पे इक्वल टू का साइन लगा के आप सम कर रहे हैं। देखिए, जैसे इक्वल टू का साइन लगाया और उसके बाद इन सब चीजों का आप सम कर रहे हैं। उससे बेटर ऑप्शन क्या है कि आप सिंपली समेशन का हमारे पास एक टूल होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो सम का फॉर्मूला ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। तो हमको अपना कोई फॉर्मूला देने की जरूरत नहीं है। तो फंक्शंस की क्या इंपॉर्टेंस है कि इसमें आपके पास बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस हैं। ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शंस भी हैं, प्लस माइनस करने के भी फंक्शन है, मैक्सिमम मिनिमम। तो सिर्फ आपको उनको सेलेक्ट करना है, अपनी रेंज बतानी है, किस रेंज पे आप इनको लगाना चाहते हैं, और सिंपली जब आप एंटर प्रेस करते हो या क्लिक करते हो तो आपकी वैल्यूज आपके पास आ जाती हैं। तो दिस इज द यूटिलिटी ऑफ फंक्शंस कि ये इनबिल्ट है। सम कॉमन फंक्शंस लाइक सम, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज निकालना है, लेंथ फाइंड आउट करनी है, सम इफ करके कि आप कोई रेंज देना चाहते हो कि सभी वैल्यूज का सम नहीं करना, किसी क्राइटेरिया पे करना है। सीधा एग्जांपल लाइक D4 से D8 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1000 है तो अब आप सम कर रहे हैं, अदरवाइज आप सम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी एवरेज इफ है। इसी तरह से नाउ फंक्शन डे एंड टाइम दिखाएगा आपको, है ना, रिटर्न्स अ करंट सिस्टम डेट एंड टाइम। तो ये डिफरेंट फंक्शंस हैं इसके अंदर। इसी तरह से कई बार क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में शॉर्टकट कीज का पूछ लेते हैं। तो कुछ जैसे ओपन करना है न्यू वर्कबुक तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल और N प्रेस कर सकते हैं। O का मतलब हो गया आप फाइल ओपन करना चाह रहे हैं, S का मतलब सेव। तो थोड़ी सी आप ये कीज याद रखिएगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे कट कॉपी पेस्ट का पूछ सकते हैं कि शॉर्टकट की किसी पर्टिकुलर ऑप्शन को करने की कीबोर्ड से शॉर्टकट की क्या है। तो कुछ कॉमनली यूज शॉर्टकट्स आप याद करिएगा। तो एक्सेल में हम चार्ट्स बना सकते हैं। इसमें मैं आपको एक डायग्राम शो करती हूँ। देखिए लाइक दिस कि डेटा आपने सेलेक्ट किया और ऊपर से जब आप इंसर्ट से सिंपली लाइन चार्ट पे क्लिक करेंगे तो दिस चार्ट विल बी ऑटोमेटिकली जनरेटेड। इसी तरह से अगर आप कॉलम चार्ट पे जाओगे तो ये इस तरह के आपका ये कॉलम चार्ट भी जनरेट हो सकता है। चार्ट में अब जब चाहें उसमें चेंजेस कर सकते हैं। यू कैन प्लेस अ टाइटल टू योर चार्ट। आप एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का टाइटल रख सकते हैं। साथ में आप चाहते हो कि नीचे इसका डेटा वैल्यूज भी आ जाएं तो आप एक डेटा टेबल भी इंसर्ट कर सकते हो। सो देयर आर मेनी ऑप्शंस दैट यू कैन डू विद द चार्ट कह दीजिए या ग्राफ। तो आप देखिए अगर ऊपर स्क्रीन पे कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, स्कैटर, so many types of charts you can make in Excel. Lastly we have a topic introduction to LibreOffice. ये आपके जो कुछ ओपन सोर्स वाले सॉफ्टवेयर हैं, जैसे जब आप CCC का जो कोर्स पढ़ते हो उसमें लेटेस्ट जो सिलेबस है उसमें ना माइक्रोसॉफ्ट जो आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, इसकी प्लेस पे अब लिब्रे ऑफिस है। तो जैसे उसमें आपके लिब्रे ऑफिस आपका क्या है, फर्क कहाँ पर है कि आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। जैसे वर्ड प्रोसेसर वहाँ आपका वर्ड है, वर्ड की तरह यहाँ पर यूज होता है राइटर। जो कुछ काम आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं सेम यू कैन डू इन राइटर। स्प्रेडशीट, जैसे एक्सेल हमारा स्प्रेडशीट था, एक्सेल के पैरेलल यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर होता है कैल्क। तो स्प्रेडशीट्स बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर हम लिब्रे ऑफिस में यूज करते हैं उसका नाम क्या है, कैल्क है। इम्प्रेस प्रेजेंटेशंस, जो आप पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस बनाते हो वो आप इम्प्रेस में बना सकते हैं। यहाँ पर ड्रॉ है, बेस है, डेटाबेस, एक्सेस की तरह यहाँ पर बेस सॉफ्टवेयर है। तो इस तरह का जब आप लिब्रे ऑफिस डाउनलोड करेंगे तो फर्स्ट स्क्रीन आपका ऐसा आता है। तो यहाँ से आपसे पूछता है कि आपको क्या क्रिएट करना है, राइटर का डॉक्यूमेंट बनाना है, कोई वर्कशीट बनानी है तो आप कैल्क सॉफ्टवेयर में चले जाइए, कोई स्लाइड बनानी है तो इम्प्रेस में जा सकते हैं, एंड मैनी अदर्स। सो ओपन ऑफिस भी होता है, सेम इसी तरह के सॉफ्टवेयर्स आपके पास ओपन ऑफिस में है। इनग्रेस है, कैल्क है, राइटर है, तो ये भी आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो आपका कॉपीराइट है ना, जो कि ज्यादातर हम लोग उसी में काम करते हैं, बट यू कैन ट्राई दी सॉफ्टवेयर ऑल्सो, लिब्रे ऑफिस, ओपन ऑफिस। इवन आपके पास ये गूगल ने प्रोवाइड किया हुआ है, लाइक गूगल डॉक्स है, गूगल शीट्स हैं जो आप फोन में अपने मोबाइल में यूज करते हैं।
तो प्रेजेंटेशंस के लिए इसमें स्लाइड्स होते हैं। तो ये ऑटो सेव का इसके अंदर फीचर है। तो इंटरनेट बेस्ड आपके पास ये सारे सॉफ्टवेयर्स भी हैं। एज अ वर्ड प्रोसेसर के लिए डॉक्स हो गया, स्लाइड्स आपका प्रेजेंटेशंस का सॉफ्टवेयर हो गया, है ना। और शीट्स, गूगल शीट्स हम किस लिए यूज़ करते हैं, एक्सेल की तरह, वहाँ पर आप ये चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर यूनिट 3. I hope you like this video. Thank you.